नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और डीडी हिमाचल पे इस समय प्रोग्राम चल रहा है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप सीधे हमारे इस कार्यक्रम से फोन कॉल्स के जरिए जुड़ सकते हैं। आज के हमारे फोन नंबर्स हैं 28000177 और दूसरा नंबर रहेगा 28000178। शिमला से बाहर के दर्शक शिमला का STD कोड 0177 अवश्य लगाएं। अब आ जाते हैं विषय की ओर। आज के इस कार्यक्रम का विषय है सेब के पौधों में लगने वाले रोग, उपचार व प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं डॉक्टर हरेंद्र राज गौतम, जो कि विभागाध्यक्ष हैं पादम रोग विज्ञान, नौणी, सोलन में। सर, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। सेब हिमाचल की नकदी फसल है। अगर इनमें शुरू से ही रोगों का पता लगा लिया जाए तो भरपूर फसल ली जा सकती है। सर, आप सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि सेब की हिमाचल में अपार संभावनाएं हैं। बागवान इन संभावनाओं पर खरे उतरे, इसके लिए उन्हें किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा? हमारे जो बागबान हैं जो सेब की खेती करते हैं, वैसे बहुत प्रबुद्ध हैं, जिन्होंने के इस प्रदेश को प्रगति के उस पे रास्ते पे ले गए हैं। लेकिन जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमेशा एक बेहतर तकनीक की तरफ जाने के लिए हमेशा गुंजाइश होती है। और जो टेक्नोलॉजी है वो निरंतर बदलती है। और जैसे हम इस बार भी देखेंगे कि जो हमारा जो केंद्र सरकार का बजट है उसमें हमारी केंद्र सरकार ने इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दिया है कि जैसे ड्रोन्स और इन चीज़ों का प्रयोग जो है खेती में होना चाहिए। तो इसमें और हिमाचल प्रदेश में अभी जो हिमाचल सरकार, विश्वविद्यालय और हम सभी का ये प्रयत्न है कि जो हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन है जो अभी 6-7 टन प्रति हेक्टेयर के लगभग है, हमें इसको 20-25 टन और जो विकसित देशों में और जो यूरोप और चाइना जैसे देशों में 25-30 टन प्रति हेक्टेयर की तरफ है, तो उस तरफ ले जाना है। हाँ जी। तो उसमें लेकिन हमें खुशी की बात ये है कि जो विश्वविद्यालय में हम जो आजकल हाई डेंसिटी एप्पल की खेती हो रही है जिसमें कि कम दूरी के ऊपर सेब लगाए जाते हैं, तो उसमें विश्वविद्यालय में हमने नौनी में कोई 40 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन जो है अपने बगीचे में प्राप्त किया है। और उसके साथ ही विश्वविद्यालय में नहीं, लेकिन कुछ हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं हिमाचल में जो कि हाई डेंसिटी जो प्लांटिंग जिन्होंने कर रखी है 5-6 साल पहले से, तो वो भी 30-40 टन प्रति हेक्टेयर खेती जो है में से सेब की खेती से वो उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। जी, ये तो बात की हमने उत्पादन की। और जब सेब हरी कली की अवस्था में होता है तो उस पर कौन सा रोग आक्रमण करता है? हाँ, तो ये क्योंकि अब हम क्योंकि हमें उत्पादन और गुणवत्ता तभी मिलेगी जब हम अपने फलों का उसका उत्पादन का अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। जैसे हमारे किसान भाई पूरी तरह से इस चीज़ को जानते हैं कि सेब में जो जैसे ही ये जो हरी कली और या सिल्वर टिप जब हम बोलते हैं, जैसे ही वो होता है उसी समय से सेब में अलग अलग रोगों का, जैसे कि एप्पल स्कैब है और प्रीमेच्योर लीफ फॉल होता है जिसको हम मार्सोनिना ब्लॉच कहते हैं, और पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है। ये रोग जो है अभी आगे जो 1-2 महीने रहेंगे तो इन रोगों का प्रकोप जो है हमारे बगीचों में होता है। अब इसमें एक जो विश्वविद्यालय और हमारे जो उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश है, विश्वविद्यालय की अच्छी तकनीक द्वारा और टेक्नोलॉजी द्वारा जो स्कैब रोग है उसको हमने पूरी तरह से नियंत्रण में रखा है। और बाकी रोगों के लिए भी हमारे पास पूरी जिसको कंप्लीट पैकेज कहते हैं वो हमारे पास उपलब्ध है, जिसको कि अब इन सारी पैकेज के होने के बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो आता है कि उसको खेतों में किसानों द्वारा
पूरे तरीके से उसको लागू करना अपने बगीचे में, वो महत्वपूर्ण है जी। ये तो बात की हमने हरी कली की अवस्था की बात की। जब वो पिंक बर्ड की अवस्था में आता है तो उसमें कौन सा रोग आता है? हाँ, ये हमारे पास जो शुरू की जो अवस्थाएं हैं, जब जो फल है वो अखरोट के दाने से जो पहले के मटर के दाने तक भी, तो इसमें हमारे पास जो स्कैब का रोग है उसका जो खतरा है वो जब तक सेब टूट नहीं जाता है तब तक रहता है। और शुरू के महीनों में, जैसे आजकल मार्च है, अप्रैल है, मई में, तो इसमें जो पत्तों के ऊपर और पत्तों के से बाद फलों के ऊपर, और एक जो इसमें जो रोग की ज़्यादा आशंका रहती है जब हमारे पत्ते नए होते हैं, तो वो है पाउडरी मिल्ड्यू। हाँ, और उसके साथ एक आजकल कुछ सालों से अब एक अल्टरनेरिया जो लीफ स्पॉट हैं वो भी सेब में देखने को मिलते हैं, इन जिन अवस्थाओं का आपने जिक्र किया। तो ये स्कैब हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। जी जी। हाँ जी जी। आजकल तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो सेब में कौन सा रोग आ रहा है? जब जो जैसे तापमान जब बढ़ जाता है तो जो रोग अभी हम पिछले दिनों, जैसे जो चौपाल वाला हमारा क्षेत्र है, तो वहाँ पे हमने किसानों से जो हमारे कार्यक्रम रहते हैं, तो उसमें हम किसानों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो एक पतझड़ प्रीमेच्योरली फॉल का है, तो अक्सर वो जो बीमारी है वो जुलाई अगस्त के बाद आती है बच्चों में, लेकिन उन्होंने कहा सर हमारे पहले आ जाती है। तो जब तापमान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो जो बीमारियां जैसे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है या जो ये मार्सोनिना ब्लॉच है, इसका थोड़ा सा 10-15 दिन पहले आने की आशंका रहती है। और दूसरा, अगर तापमान बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो रोग होते हैं उनके फैलाव का भी एक सीमा के तापमान के अंदर बढ़ते हैं। जी जी। अगर बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो भी उनकी जो बढ़ोतरी है रोगों की वो रुक जाती है। और अदरवाइज जो है, अगर तापमान, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अगर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अचानक से मार्च में तापमान बढ़ा है, क्योंकि नहीं होता है, तो रोगों की तीव्रता जो है यह है। लेकिन रोगों के होने के लिए जो नमी और जो आर्द्रता जो होती है और जो बारिशों का होना, तो वो भी लाजमी है, क्योंकि ये 3 चीज़ों का होना लाजमी है। तो अगर अकेले तापमान बढ़ता है और वातावरण में नमी नहीं है, सूखा रहता है, तो जो स्कैब और दूसरी बीमारियां भी जो हैं वो नमी के साथ, उनका नमी जो आर्द्रता है वो 90% से ऊपर चाहिए। तो अगर तापमान बढ़ रहा है और वो नहीं हो रहा है, नमी नहीं है, तो भी ऐसे कोई खतरे की आवश्यकता नहीं। अगर ये रोग आ जाते हैं तो उसमें छिड़काव कौन कौन सा करें? हाँ, अब इसमें आज हम इसी बात का एक फार्मर्स को संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा जो विश्वविद्यालय का जो एक प्रयास रहता है कि हम हर वर्ष जो एक स्प्रेस ड्यूल बनाते हैं एप्पल के लिए, और दूसरे जो आम और दूसरे फलों के लिए और सब्जियों के लिए भी बनाते हैं। तो लेकिन जो उस स्प्रेस ड्यूल में हमने हर एक अवस्था, जिन अवस्थाओं का आपने जिक्र किया, तो हमने वो स्प्रेस ड्यूल में पूरा लिख रखा है कि सिल्वर टिप के ऊपर इस रोग की आशंका है और इस रोग को आप मैंने इन दवाइयों के साथ इनका नियंत्रण करना है। अब किसान कई बार, जैसे आजकल हमें ये चीज़ अपने जो बातचीत में ज़रूर ये मैं हमेशा बताता हूँ कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव रोल भी है और जो नेगेटिव रोल हम पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी के उसमें देख रहे हैं कि कुछ लोग, जैसे जो हमारा स्प्रेस ड्यूल जो हम एक हाई लेवल उसके 2-3 साल के शोध के बाद उसको बनाते हैं और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों के ऊपर पहले उन फंजीसाइड्स को टेस्ट करके फिर उनका अनुमोदन जो है हम किसानों के लिए करते हैं उद्यान विभाग के साथ मिलके। तो वो जो स्प्रेस ड्यूल है वो हमारा जो उद्यान विभाग का ई उद्यान पोर्टल है
और विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो स्प्रे शेड्यूल जो 2022 का है वो उपलब्ध है। जी जी। हाँ, और किसानों को उस स्प्रे शेड्यूल को पूरी शिद्दत के साथ उसको फॉलो करना है, क्योंकि हम पिछले साल का भी हमारा ये अनुभव रहा है कि हम जिन जिन क्षेत्रों में किसानों ने स्प्रे शेड्यूल को फॉलो नहीं किया उन क्षेत्रों में, हालांकि बहुत कम क्षेत्रों में स्कैब का पीछे संक्रमण था, अब इतना हमारा क्षेत्र है तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 5% से भी कम क्षेत्र में स्कैब का जो छूट-फूट घटना है उसमें आई होंगी। जी जी। तो लेकिन पूरी तरह से स्कैब नियंत्रण में थे। लेकिन जब हमें लोग टेलीफोन करके बताते हैं तो हम उनसे हमेशा हमने ये पूछा कि उनमें स्प्रे शेड्यूल अब को पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। जी जी। और स्प्रे शेड्यूल में एक अच्छी बात ये किसानों के लिए है कि हर वर्ष हम, क्योंकि हम जो डिफरेंट फंजीसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं वो विश्वविद्यालय से निरंतर से नए नए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फंजीसाइड उनको टेस्ट करवाती हैं, और उनको टेस्ट करवा के जैसे इस वर्ष भी हमने 2 नए मॉलिक्यूल जो है किसानों के लिए 2022 के स्प्रे शेड्यूल में दिए हैं। जी जी। और किसानों को सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो लोग सोशल मीडिया पे जो अधिकृत जानकारी नहीं है उसको फॉलो ना करें। हाँ। स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करें तो बीमारियों से बचे रहेंगे। हाँ, और पिछली बार हमने ये देखा कि हम विश्वविद्यालय में अलग अलग जो किसानों के कई किसानों का, जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे लेकिन उन्होंने टेलीफोन किया कि सर हमारे पत्तों पे पत्ते झुलस गए, वो झुलस गए स्प्रे करने के बाद। जब हमने उनसे पूछा कि ये आपने कोई क्या किया, तो उन्होंने जो फंजीसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड को और उसके साथ कुछ हम न्यूट्रिएंट भी स्प्रे करते हैं, तो उन तीनों चीज़ों को उन्होंने मिक्स किया हुआ था। तो वो भी मैं किसानों से आग्रह करना चाहूँगा कि अधिकतर जो ये फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड जो सूक्ष्म तत्व हैं, पोषक तत्व, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो उनको मिक्स करके भी स्प्रे ना करें, क्योंकि उससे भी पत्तों के ऊपर और फलों के ऊपर नुकसान हो सकता है। जी जी। आजकल सेब के पौधों में फ्लावरिंग हो रही है। हाँ, तो बागवान कौन सा छिड़काव करें ताकि मधुमक्खियां जो परागन के लिए आ रही हैं उन्हें भी नुकसान ना आए, और छिड़काव किस समय किया जाए? छिड़काव जो है वो हमें ये देखना चाहिए कि शाम के वक्त हो तो ठीक है, क्योंकि उसमें एक कारण जो ये रहता है कि कुछ जो फंजीसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स होती हैं वो जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तो उनमें जो जिस बेस में वो बनाई जाती हैं, तो उस बेस में कई बार जब हम दिन में उसको छिड़काव करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव जो है कई बार पत्तों को मिल सकता है। और जब हम फंजीसाइड्स को स्प्रे करते हैं, फंजीसाइड्स मधुमक्खियों के लिए कम हानिकारक होती हैं, लेकिन जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो ज़्यादा हानिकारक होती है। तो अनुमोदन तो ये किया जाता है कि जब हम किसी इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे शेड्यूल में उस समय के लिए अनुमोदित है उसका हम छिड़काव कर रहे हो, तो मधुमक्खियाँ बगीचे में उस समय नहीं होनी चाहिए। जी, हाँ, या उनको थोड़ा वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मधुमक्खियाँ रहेंगी और हम इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं तो उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो जब सेब का विकास हो रहा होता है तो उस समय उसमें कौन सा रोग आ जाता है? रोग जो है, जो मैंने 4 रोगों का जिक्र किया, यही रोग जो है वो सिल्वर टिप, ग्रीन टिप से लेके और जब तक फलों का तुड़ान नहीं हो जाता, यही 4 रोग आते हैं, जो स्कैब है, पाउडरी मिल्ड्यू है, अल्टरनेरिया लीफ का वो स्पॉट्स हैं, और जो असामयिक पतझड़ है जिसको प्रीमेच्योर लीफ। वुली एफिड भी आता है क्या? वो कीड़ों में आ जाते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो जैसे वो है सेंजोस्केल वगैरह, अच्छा, वो फिर एक अलग विषय। कीटनाशकों की अगर बात की जाए तो एक ही कीटनाशक का छिड़काव बार बार नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें दोनों में है, कीटनाशकों में भी वो है और फंजीसाइड्स में भी वो है। अब फंजीसाइड्स का जब हम स्प्रे शेड्यूल बनाते हैं तो इसमें हमने कंटैक्ट फंजीसाइड्स भी हैं और सिस्टेमिक भी हैं। तो जो कंटैक्ट हैं वो तो जो पौधे और पत्तों के और फलों के जो सतह होती है, सतह के ऊपर होते हैं, ठीक है। और जो सिस्टेमिक होते हैं वो पौधे के सिस्टम में अंदर चले जाते हैं। हमें ये जो हम स्प्रे शेड्यूल बनाते हैं, जो हमने किसानों के लिए अनुमोदित कर रखा है और वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है,
उसमें उसका पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई भी फंजीसाइड को ज़्यादा रिपीट नहीं किया गया है। हर एक अवस्था के ऊपर अलग अलग फंजीसाइड्स दिए गए हैं और हमें ये ख्याल रखना है कि जो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स होते हैं उनका भी ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उससे जो है पौधों में रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमने वही मैं दोबारा से उसी चीज़ को दोबारा से बताऊंगा कि हमें जो फंजीसाइड जिस तरीके से स्प्रे शेड्यूल में बताए गए हैं और उन स्प्रे शेड्यूल का जो जिक्र है, अब जैसे फार्मर्स के लिए हम लिटरेचर भी समय पर बनाते रहते हैं। अब इस लिटरेचर में हमने वैसे तो जो स्प्रे शेड्यूल है वो हमारा उसके ऊपर जो वेबसाइट है ई उद्यान विभाग का उस पर भी उपलब्ध है, विश्वविद्यालय के भी। लेकिन ये जैसे हमने ये एक जो फार्मर्स के लिए हिंदी में एक लिटरेचर बनाया है, तो इसमें भी हमने स्प्रे शेड्यूल और जो विश्वविद्यालय के दूसरे प्रकाशन होते हैं जैसे पैकेज एंड प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें के फलों को उगाने की पूरी जो टेक्नोलॉजी विधि बताई जाती है, उसमें भी स्प्रे शेड्यूल दिया होता है। तो हमें उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। सेब के पौधों में कौन कौन से उर्वरक किस किस समय में डाले जाएं ताकि उनकी जो पैदावार है अच्छी तरह से हो सके, स्वस्थ रहें वो? हाँ, जो वो है उसके लिए भी जो किसानों को जो हमारी पैकेज एंड प्रैक्टिस में वो दिया गया है तो उसी को उनको फॉलो करना है और उसमें मात्रा भी दी गई है कि हमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो दूसरे तत्व हैं वो उसको कब कब डालना है। उसके साथ हम किसानों को आज हमने जैसे ये भी रखा है कि जो जैविक उत्पाद है, अब हम बार बार ये बात करते हैं कि जो रासायनिक उन चीज़ों का जो है नुकसान भी हो जाता है, तो हमने किसानों में को वो भी एक उनके बीच में ये पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमारे एक PGPR है जो ये लिक्विड फॉर्म में है बॉटल में, तो इसमें ये होता है कि इसमें जो ये बैक्टीरिया है और इसको हमें पौधों की जड़ों में डालना है। जब हम नए पौधे लगा रहे हैं तो उनकी जड़ों को इसके PGPR के घोल में डुबो के भी लगा सकते हैं, तो इससे जो पौधों का पोषण भी होता है और उसके साथ जो उस पे पौधों की जड़ों में जो रोग आ जाते हैं जैसे सेब के जो हमारे पौधे होते हैं उसमें एक वाइट रूट और एक कॉलर रॉट और एक क्राउन गॉल, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो जड़ों से आती हैं। तो उस तरह के जो बीमारियां हैं उनके संक्रमण को भी ये इस तरह के जब हम जैविक उत्पादों का प्रयोग करते हैं तो उससे वो कमी आती है। और एक हम जैसे हमारा विश्वविद्यालय उस चीज़ को भी शोध के तौर पे एक ट्राइकोडर्मा फार्मूलेशन आती है, तो उसका भी हम अनुमोदन करते हैं किसानों को। तो वो ट्राइकोडर्मा जो है ये ड्राई फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में, तो ये एक फंगस है। तो ये फंगस जो है जो दूसरे हानिकारक फंगस होते हैं जैसे हमने वो वाइट रूट और जो ये कॉलर रॉट और इन बीमारियों की बात की, तो उनको ये रोकता है। और उसके अलावा जो जैसे कुछ किसान भाइयों को पता भी हो सकता है कुछ को नहीं भी, हमारे पास जो बैक्टीरिया द्वारा जो बायोफास्फोरस, बायोपोटाश और नाइट्रोजन जो है अजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है, जो इन जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनका पोषण भी हम जैविक उसके बैक्टीरिया द्वारा उसके द्वारा कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो पदार्थ होते हैं जो हमारा इसमें से 1-2 पदार्थ एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम नॉन यूनिवर्सिटी में बनाते हैं जैसे PGPR और ट्राइकोडर्मा की फार्मूलेशन है। और जो ये 2-3 पदार्थ हैं वो जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, तो वो इन पदार्थों को बनाते हैं। और हम ये प्रयास करते हैं कि जब हम किसानों में अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं या किसान मेला आयोजित करते हैं तो उसमें भी किसानों को इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। किसान अगर इनका यूज़ करते हैं तो उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। हाँ, जैसे हम जैसे आजकल जो केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के स्तर के ऊपर जो हमें एक जैविक खेती है या नेचुरल फार्मिंग है, इसके ऊपर आजकल एम्फेसिस है। तो जब हम जैविक खेती करेंगे तो हमें रासायनिक चीज़ों का प्रयोग उसमें नहीं करना है। तो ये जो मैंने कुछ पदार्थों की जो ये
जैविक बायोपेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर है, इनका जिक्र किया। तो जब हम उस तरह की खेती करेंगे तो हमें फिर उस तरह के पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करना है। तो और इसमें मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आसपास के जो खेतों के मेड़ों के ऊपर और जो हमारे पास ऐसे कई तरह के जो पौधे हैं जिनके पत्तों में जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें के फंगस को और कीड़ों को मारने की क्षमता होती है। तो उसमें हम जैसे कुछ मैं 3-4 पौधों का जिक्र करना चाहता हूँ। नीम है, नीम तो पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर होता है। तो लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे नीचे मैदानी क्षेत्र हैं जैसे नालागढ़ हो गया या बिलासपुर है, इन ऊना वगैरह में यहाँ पे नीम के पेड़ काफ़ी होते हैं। लेकिन एक नीम के परिवार से मिलता जुलता पेड़ जो है जिसे हम द्रेक कहते हैं, अपने मध्यवर्गीय भागों में वो होता है और उसमें नीम के परिवार का ही पौधा है और उसमें जिसको हम बोटेनिकल फॉर्म में कहते हैं मिलिया अजाडायरेक्ट, तो उसमें पूरे नीम के गुण हैं। और इसी तरह से जैसे एलोवेरा है, तुलसी है, पुदीना है और एक कड़विया एक प्लांट आता है, झाड़ी होती है। तो इस तरह के जो भी प्लांट्स हैं उनके पत्तों से और जैसे जो हम उसकी द्रेक या मिलिया अजाडायरेक्ट पौधे की बात कर रहे थे उसके बीजों में, तो उनको पीस के हम पानी में घोल बना के जो हमारे फलों और सब्जियों में जो उसको छिड़काव के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि कम से कम जो टमाटर और ये दूसरी फसलें हैं उसमें उनका अच्छा हमें रिजल्ट्स में जी। कई बार फलों में देखा जाता है कि गेरुआपन सा कलर नजर आता है। हाँ जी। तो वो क्या है और बागवान अगर ऐसा दिखे तो क्या करें? वो जो लक्षण जो आते हैं खुरदरापन या उस तरह का, हाँ, तो वो आ जाता है। वो हमने जैसे पहले जिक्र किया कि कई बार जब हम ये जो लिक्विड इंसेक्टिसाइड होते हैं अगर उनको बिल्कुल दोपहर और अधिक तापमान के ऊपर एक छिड़काव करते हैं उससे भी कई बार उससे जिसमें वो इंसेक्टिसाइड बना होता है तो वो पदार्थ जब फलों के ऊपर फैलता है और उसमें अगर जो तापमान अधिक होता है तो वो भी कई बार स्किन जो होती है पौधे की फल की जो छिलका होता है उसको नुकसान पहुंचा देता है। और दूसरा हमने ये देखा है कि जब हम जो अनुमोदित दवाइयों को जो हम मिक्स करते हैं गलत तरीके से, जो गलत तरीके से मिक्स करके अगर हम छिड़काव करेंगे तो उसमें भी वो आ जाता है जिसको आप गेरुआ या रस्टिंग की जो बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है जो पाउडरी मिल्ड्यू है, तो पाउडरी मिल्ड्यू का अगर अधिक प्रकोप हो बगीचे में तो पत्तों से बाद वो फलों के ऊपर भी कई बार रस्टिंग जो है वो खुरदरापन जो है फल के ऊपर वो कर देता है। तो ये 3 मुख्यतः कारण है और इन फलों पे ऐसा ना हो तो और कई बार हमें ये भी देखते हैं कि जो टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन कई बार हो जाती है जब फल का विकास हो रहा होता है तो भी वो आता है। तो हमें ये जो 3-4 चीज़ें हैं तो अगर पाउडरी मिल्ड्यू से उनको लग रहा है तो उनको ये देखना है कि रस्टिंग हो रही है तो पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण तो नहीं है बगीचे में, उसका नियंत्रण करें। उसके लिए पूरी इसमें जो हमारा स्प्रे शेड्यूल है उसमें दवाइयाँ लिखी गई हैं, उसमें बताई गई हैं। और हमें गलत दवाइयों को अंधाधुंध अपने तरीके से मिक्स नहीं करना है। तो क्योंकि वो मिक्स किया हुआ मिक्सचर अगर हम छिड़केंगे उससे भी रस्टिंग के जो है लक्षण उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में है 2-3 चीज़ें, तो वो हमें अवॉइड करनी जी। अगर बागवान ने आपके विभाग से संपर्क करना है तो वो कैसे कर सकता है? हाँ, हम किसान भाइयों को ये आग्रह करते हैं कि यूनिवर्सिटी का जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो आप डिपार्टमेंट का वेबसाइट उस पर डिपार्टमेंट का वो खोलिए क्लिक करके
और उसमें कंटेक्ट अस जहाँ लिखा होता है कि हमें संपर्क आप इस पे, उसमें हमने 2 ईमेल दिए हुए हैं। हम किसान भाइयों से, क्योंकि हमारा दूरस्थ क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे किसान होते हैं, तो जो भी बीमारी के लक्षण उनको दिखाई देते हैं तो वो उसका फ़ोटो खींचें 3-4, और हमारे उसमें ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो उसको ईमेल से वो फोटोग्राफ अटैच कर दें। और हम ये कोशिश करते हैं कि एक दिन के अंदर या 1 या 2 दिन, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तो 1 आधे 2 दिन के अंदर हम उन लक्षणों को देख के, तो क्योंकि हमें ये लगता है कि लक्षणों के 3-4-5 फोटो खींच लें अलग अलग अवस्थाओं में। हाँ, अब ऐसा ना हो कि पूरा पत्ता सूख गया है तो सूखे हुए पत्ते का ना लें। तो जैसे कहने का मतलब है कि आपकी ईमेल पर जाएं और वहां से वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस पे ईमेल पे अपलोड कर दें, तो हम उनको जवाब दे देंगे कि आप इस तरह से इसका निदान कर सकते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात की सेब के पौधों में लगने वाले रोगों के बारे में। अब हम आशा करते हैं आप इस जानकारी से ज़रूर लाभप्रद हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले विषय में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।